जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि एक बच्चे के सफल बनने और असफल बनने में सबसे ज्यादा किसका हाथ होता है, एक गुरु का, माता पिता का या फिर एक कोच का। एक छोटे बच्चे के मन पर सबसे ज्यादा किसके बातों का प्रभाव पड़ता है, एक छोटे बच्चे के दिमाग को सफलता के तरफ कैसे करे। किसी भी इंसान को सफल बनने के लिए उसको उस माहौल में लाना पड़ता है। आप अक्सर ये देखते होंगे कि अमीर और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। क्या आपने यह कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अमीर बनने और सफल होने का माहौल मिलता है, जिसके वजह से वे और भी सफल बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सफल होने के लिए उस तरह का माहौल कैसे बनाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने बच्चों को कमतर आंकने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। उनके प्रयास को तोड़मरोड़ कर उन्हें सीखने से दूर कर सकता हूँ और उनकी उपलब्धि को सीमित कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। वे सोचते हैं मैं अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर भी बहुत सी चीजें वे बुमेरांग करते हैं। उनके सहायक निर्णय, उनके पाठ, उनकी प्रेरक तकनीकें अक्सर गलत संदेश भेजती हैं। वास्तव में प्रत्येक शब्द और कार्य एक संदेश भेजता है। यह बच्चों या छात्रों या एथलीटों को बताता है कि कैसे अपने बारे में सोचना है। यह एक निश्चित मानसिकता वाला संदेश हो सकता है जो कहता है आपके पास स्थायी लक्षण हैं और मैं उन्हें जज कर रहा हूं। या यह एक विकास मानसिकता संदेश हो सकता है जो कहता है आप एक विकासशील व्यक्ति हैं और मुझे आपके विकास में दिलचस्पी है। यह उल्लेखनीय है कि बच्चे इन संदेशों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और वे उनके बारे में कितने चिंतित हैं। 70 के दशक के माध्यम से 1950 के दशक के बाल इस कहानी को बताते हैं। 5 साल की उम्र के ब्रूस अपनी मां के साथ अपने नए बालवाड़ी गए थे। जब वे पहुंचे, ब्रूस ने दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखा और कहा उन बदसूरत तस्वीरों को किसने बनाया। उनकी मां ने उन्हें सही करने के लिए दौड़ लगाई। जब वे बहुत सुंदर होते हैं तो उन्हें बदसूरत तस्वीर कहकर पुकारना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसकी शिक्षक जानती थी कि उसका क्या मतलब है। यहां में उसने कहा आपको सुंदर चित्रों को चित्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप औसत चित्रों को चित्रित कर सकते हैं। ब्रूस ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। उसने उसके असली सवाल का जवाब दिया था एक लड़के का क्या होता है जो अच्छी तरह से पेंट नहीं करता है। इसके बाद ब्रूस ने एक टूटे हुए अग्नि इंजन को देखा। उसने इसे उठाया और एक आत्मनिर्भर स्वर में पूछा इस दमकल को किसने तोड़ा। फिर से उसकी मां दौड़ पड़ी। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसने इसे तोड़ा? तुम यहां किसी को नहीं जानते। लेकिन शिक्षक समझ गए। खिलौने खेलने के लिए हैं, उसने उससे कहा। कभी कभी वे टूट जाते हैं। ऐसा होता है। दोबारा उसके सवाल का जवाब दिया गया उन लड़कों का क्या होता है जो खिलौने तोड़ते हैं। ब्रूस अपनी मां के पास लहराया और बालवाड़ी किंडरगार्टन के अपने पहले दिन की शुरुआत करने के लिए रवाना हो गया। यह एक ऐसी जगह नहीं थी जहां उसे जज किया जाता और लेबल लगाया जाता। आप जानते हैं, हम इन संदेशों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कभी नहीं बढ़ाते हैं। कई साल पहले मेरे पति और मैंने फ्रांस के दक्षिण में प्रोवेंस में 2 सप्ताह बिताए। हर कोई हमारे लिए अद्भुत था, बहुत दयालु और बहुत उदार। लेकिन आखिरी दिन हम दोपहर के भोजन के लिए इटली पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे और एक छोटा सा पारिवारिक रेस्तरां मिला तो मेरे चेहरे से आंसू गिरने लगे। मुझे इतना पोषित महसूस हुआ। मैंने डेविड से कहा आप जानते हैं, फ्रांस में जब वे आपके लिए अच्छे होते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक परीक्षा पास कर ली है। लेकिन इटली में कोई परीक्षा नहीं है। मातापिता और शिक्षक जो निश्चित मानसिकता वाले संदेश भेजते हैं वे फ्रांस की तरह हैं, और मातापिता और शिक्षक जो विकास मानसिकता संदेश भेजते हैं इटली की तरह हैं। चलिए उन संदेशों से शुरू करते हैं जो मातापिता अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन आप जानते हैं, वे संदेश भी हैं जो शिक्षक अपने छात्रों को भेज सकते हैं या कोच अपने एथलीटों को भेज सकते हैं। मातापिता और शिक्षक सफलता और विफलता के बारे में संदेश। सफलता के बारे में संदेश। निम्नलिखित उदाहरणों में संदेशों को सुनिए। आपने सीखा कि इतनी जल्दी आप बहुत स्मार्ट हैं। उस ड्राइंग को देखो मार्था, वह अगला पिकासो है या क्या? तुम बहुत शानदार हो, तुम्हें बिना पढ़ाई के भी मिल गया। यदि आप अधिकांश मातापिता की तरह हैं तो आप उन्हें सहायक, सम्मान बढ़ाने वाले संदेशों के रूप में सुनते हैं। लेकिन अधिक बारीकी से सुनो। देखें कि क्या आप कोई अन्य संदेश सुन सकते हैं। यह वह है जिसे बच्चे सुनते हैं। अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं सीखता तो मैं समझदार नहीं हूं।
मुझे कुछ भी खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या वे देखेंगे कि मैं कोई पिकासो नहीं हूं। मैंने बेहतर पढ़ाई छोड़ दी या उन्हें नहीं लगता कि मैं शानदार हूं। मुझे इसके बारे में कैसे पता है? अध्याय 3 को याद रखें। आत्मविश्वास और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने की उम्मीद में मैं अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी कि सभी प्रशंसा के बारे में कैसे सोच रहे थे। तुम बहुत चालाक हो। तुम इतने प्रतिभाशाली हो। आप ऐसे स्वाभाविक एथलीट हैं। और मैंने सोचा, एक मिनट रुको। क्या यह निश्चित मानसिकता वाले बच्चे नहीं हैं, कमजोर बच्चे जो इससे ग्रस्त हैं? बुद्धिमत्ता या प्रतिभा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे बच्चे सभी उससे भी ज्यादा जुनूनी हो जाएंगे। इसलिए हम इसका अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। सैकड़ों बच्चों के साथ 7 प्रयोगों के बाद हमारे पास कुछ स्पष्ट निष्कर्ष थे जो शायद ही मैंने कभी देखे हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा उनकी प्रेरणा को हानि पहुंचाती है और यह उनके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाती है। सभी बच्चों यहां तक कि इससे भी अधिक जुनूनी? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बच्चों को उनकी प्रशंसा किया जाना पसंद नहीं है? हाँ, बच्चों को प्रशंसा पसंद है। और वे अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए विशेष रूप से प्रशंसा करना पसंद करते हैं। यह वास्तव में उन्हें एक बढ़ावा देता है, एक विशेष चमक, लेकिन केवल पल के लिए। जिस मिनट उन्होंने एक प्रहार मारा, उनका आत्मविश्वास खिड़की से बाहर चला गया और उनकी प्रेरणा रॉक बॉटम पर पहुंच गई। यदि सफलता का मतलब है कि वे स्मार्ट हैं, तो विफलता का मतलब है कि वे मूर्ख हैं। यही तय मानसिकता है। यहां एक मां की आवाज है जिसने बुद्धिमत्ता के लिए अच्छी तरह से प्रशंसा के प्रभावों को देखा। मैं अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहती हूं। मैं एक बहुत ही बुद्धिमान 5वें ग्रेडर की मां हूं। वह गणित, भाषा और विज्ञान में मानकीकृत स्कूल परीक्षणों में 199% अंक में लगातार स्कोर करता है। लेकिन उसके पास कुछ बहुत ही वास्तविक, आत्मयोग्य समस्याएं हैं। मेरे पति, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, ने महसूस किया कि उनके माता पिता को कभी भी मूल्यवान बुद्धि नहीं मिली है और उन्होंने स्मार्ट होने के लिए उनकी प्रशंसा करने के प्रयास में हमारे बेटे के साथ समझौता किया है। पिछले वर्षों में मुझे संदेह है कि यह एक समस्या पैदा कर रहा था, क्योंकि मेरे बेटे, जबकि वह आसानी से स्कूल में एक्सेल करता है, अधिक कठिन काम या परियोजनाओं बस अपनी पढ़ाई के रूप में दिखाता है, को लेने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि तब वह सोचता है कि वह स्मार्ट नहीं है। वह अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक विचार करता है और दावा करता है कि वह दूसरों, बौद्धिक और शारीरिक दोनों गतिविधियों में की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन ऐसी गतिविधियों का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसकी विफलता में वह बिखर जाएगा। और यहां मेरे कोलंबिया के छात्रों में से एक की आवाज उसके इतिहास को दर्शाती है। मुझे याद है कि अक्सर मेरे प्रयासों के बजाय मेरी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती थी और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैंने कठिन चुनौतियों का सामना किया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह भावनात्मक चुनौतियों के लिए अकादमिक और यहां तक कि एथलेटिक चुनौतियों से परे है। यह मेरी सबसे बड़ी सीखने की विकलांगता थी, प्रदर्शन को चरित्र के प्रतिबिंब के रूप में देखने की यह प्रवृत्ति, और अगर मैं तुरंत कुछ हासिल नहीं कर सकता तो उस कार्य से बचने के लिए या अवमानना के साथ व्यवहार करने के लिए। मुझे पता है, इस तरह की प्रशंसा का विरोध करना लगभग असंभव है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन यह जाने कि हम उन्हें पुरस्कार देते हैं और उनकी सफलताओं की सराहना करते हैं। यहां तक कि मैं भी फंस गई हूं। एक दिन मैं घर आई और मेरे पति, डेविड, ने एक बहुत ही कठिन समस्या को हल कर दिया था जिसे हम कुछ समय से सुलझा रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मैंने झांसा दिया, तुम शानदार हो। कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो किया था उस पर मुझे खुशी हो रही थी, और मेरे चेहरे पर डरावनी नजर के रूप में वह मुझे आश्वस्त करने के लिए दौड़ा। मुझे पता है कि आप इसका मतलब सबसे विकास दिमाग तरीके से कर रहे हैं। मैंने रणनीतियों की खोज की, उस पर रखा, सभी प्रकार के समाधानों की कोशिश की और अंत में इसमें महारत हासिल की। हाँ, मैंने कहा, प्यार से मुस्कुराते हुए, ठीक यही मेरा मतलब है। प्रक्रिया और विकास के बारे में संदेश भेजना। तो प्रतिभा या बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने का विकल्प क्या है? डेविड का आश्वासन हमें एक संकेत देता है। मेरा एक छात्र हमें और बताता है, मैं इस सप्ताह के अंत में स्कूल के बारे में अपनी 12 वर्षीय परमानंद एक्सटैटिक बहन को खोजने के लिए घर गया था। मैंने पूछा कि वह किस बारे में बहुत उत्साहित थी और उसने कहा, मुझे अपने सामाजिक अध्ययन परीक्षण में 102 मिले हैं। मैंने उसे इस वाक्यांश को उस सप्ताह के अंत में 5 बार दोहराया। उस बिंदु पर मैंने यह तय करने का फैसला किया कि हमने इस वास्तविक जीवन की स्थिति में कक्षा में क्या सीखा है।
उसकी बुद्धिमत्ता या उसके ग्रेड की प्रशंसा करने के बजाय मैंने ऐसे सवाल पूछे जो उसे उस प्रयास पर प्रतिबिंबित करते हैं जो उसने अध्ययन में लगाया था और इस पर बताया कि कैसे वह पहले से बेहतर हुई है। पिछले साल उसके ग्रेड कम और कम हो गए क्योंकि वर्ष आगे बढ़ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए इस वर्ष की शुरुआत में हस्तक्षेप करना और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों के उत्साह की प्रशंसा कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों की उत्साहपूर्वक प्रशंसा नहीं कर सकते जब वे कुछ महान करते हैं? क्या हमें उनकी सफलताओं के लिए अपनी प्रशंसा पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए? हरगिज नहीं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि हमें एक खास तरह की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए, प्रशंसा जो उनकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा को जज करती है, या प्रशंसा जिसका तात्पर्य यह है कि जिस काम में वे लगे हैं उसके बजाय हमें उनकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा पर गर्व है। हम विकास उन्मुख प्रक्रिया के लिए जितना चाहें उतना उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। अभ्यास, अध्ययन, दृढ़ता और अच्छी रणनीतियों के माध्यम से जो उन्होंने पूरा किया, और हम उनसे उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं जो उनके प्रयासों और विकल्पों की प्रशंसा और सराहना करते हैं। यह होमवर्क इतना लंबा और शामिल था। मैं वास्तव में जिस तरह से आपने ध्यान केंद्रित किया और इसे समाप्त किया उसकी प्रशंसा करता हूं। उस तस्वीर में बहुत सारे सुंदर रंग हैं। मुझे उनके बारे में बताएं। आपने इस निबंध में बहुत सोचा। यह वास्तव में मुझे शेक्सपियर को एक नए तरीके से समझने में सक्षम बनाता है। आप उस पियानो पीस में जो जोश रखते हैं वह मुझे खुशी का एहसास देता है। जब आप इसे बजाते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं हाल ही में यह निष्कर्ष जानने के लिए उत्साहित थी जो बच्चों के साथ अपने आजीवन काम के माध्यम से हाइम गिनोट उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। प्रशंसा को बच्चे के व्यक्तित्व गुणों के साथ नहीं बल्कि उसके प्रयासों और उपलब्धियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी लोग अपने बच्चों के साथ विकासोन्मुख प्रशंसा का उपयोग करने के लिए सावधान होते हैं, लेकिन फिर दूसरों के बारे में बात करने के तरीके से इसे बर्बाद कर देते हैं। मैंने सुना है कि माता-पिता अपने बच्चों के सामने कहते हैं, वह सिर्फ एक जन्मजात हारा हुआ है, वह एक प्राकृतिक प्रतिभा है, या वह एक मटर मस्तिष्क है। जब बच्चे अपने माता-पिता के स्तर का निर्णय दूसरों पर सुनते हैं तो यह एक निश्चित मानसिकता का संचार करता है और उन्हें आश्चर्य होता है, क्या मैं अगला हूं? यह चेतावनी शिक्षकों पर भी लागू होती है। एक अध्ययन में हमने छात्रों को गणित के कुछ इतिहास के साथ गणित का पाठ पढ़ाया, अर्थात महान गणितज्ञों के बारे में कहानियां। आधे छात्रों के लिए हमने गणितज्ञों को जीनियस के रूप में बात की जो आसानी से अपनी गणित खोजों के साथ आए थे। इसने अकेले छात्रों को एक निश्चित मानसिकता में बदल दिया। इसने संदेश भेजा, कुछ लोग हैं जो गणित में होशियार पैदा हुए हैं और उनके लिए सब कुछ आसान है, फिर बाकी आप हैं। अन्य आधे छात्रों के लिए हमने गणितज्ञों के बारे में बात की जो लोग गणित के बारे में भावुक हो गए और महान खोजों को समाप्त कर दिया। इसने छात्रों को विकास की मानसिकता में लाया। संदेश था, कौशल और उपलब्धि प्रतिबद्धता और प्रयास के माध्यम से आती है। यह आश्चर्यजनक है कि बच्चे हमारी भोली टिप्पणियों से इन संदेशों को कैसे सूंघते हैं। प्रशंसा के बारे में एक और बात, जब हम बच्चों से कहते हैं, वाह आपने ऐसा जल्दी कर दिया, या देखो आपने कोई गलती नहीं की, हम क्या संदेश भेज रहे हैं? हम उन्हें बता रहे हैं कि हम जो पुरस्कार देते हैं वह गति और पूर्णता है। गति और पूर्णता कठिन सीखने के दुश्मन है। अगर आपको लगता है कि मैं तेज और परिपूर्ण होने पर स्मार्ट हूं तो मैं बेहतर ढंग से चुनौतीपूर्ण कुछ भी नहीं करूंगा। तो क्या कहना चाहिए जब बच्चे एक टास्क पूरा करते हैं? कहना चाहिए, गणित की समस्याएं जल्दी और पूरी तरह से। क्या हमें उनके द्वारा अर्जित प्रशंसा से इनकार करना चाहिए? हाँ। जब ऐसा होता है तो मैं कहती हूं, वूप्स, मुझे लगता है कि यह बहुत आसान था। मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूं। चलो कुछ करो जो आप वास्तव में सीख सकते हैं। बच्चों को आश्वस्त करना। परीक्षण या प्रदर्शन से पहले आप एक बच्चे को कैसे सुरक्षित महसूस कराते हैं? एक ही सिद्धांत लागू होता है। बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा के बारे में आश्वस्त करना। वे केवल एक कमी दिखाने के लिए और अधिक डरेंगे। क्रिस्टीना वास्तव में एक उज्ज्वल उच्च विद्यालय की छात्रा थी जो अपनी शर्म से बहुत कुछ करती थी, परीक्षणों, टेस्ट पर बहुत बुरा करती थी। उसने हमेशा अध्ययन किया, वह हमेशा सामग्री को जानती थी, लेकिन हर बार जब वह परीक्षा में आती थी तो वह इतनी घायल हो जाती थी कि उसका दिमाग खाली हो जाता था। उसका ग्रेड भुगतना पड़ा। उसने अपने शिक्षकों को निराश किया। उसने अपने माता-पिता को निराश कर दिया।
और यह केवल बदतर होने जा रहा था क्योंकि उसने उन कॉलेज बोर्ड के परीक्षणों का सामना किया था और वह जिन स्कूलों में भाग लेती थी वे बहुत महंगे थे। प्रत्येक परीक्षण से पहले की रात उसके माता पिता, यह देखकर कि वह कितनी व्याकुल थी, ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। देखो, तुम जानते हो कि तुम कितने होशियार हो और हम जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो। तुमने इसे बड़ा बना दिया है। अब चिंता करना बंद करो। वे उतने ही सहायक थे जितना वे जानते थे कि वे कैसे हैं, लेकिन वे समस्या को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। इसके बजाय वे क्या कह सकते थे? यह महसूस करना एक भयानक बात होती है कि हर कोई आपका मूल्यांकन कर रहा है और आप वह नहीं दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि हम आपका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। हम आपके सीखने की परवाह करते हैं और हम जानते हैं कि आपने आपका काम सीखा है। हमें गर्व है कि आप इससे चिपके रहे और सीखते रहे। विफलता के बारे में संदेश। सफलता की प्रशंसा करना हमारी समस्याओं का कम से कम होना चाहिए, है ना? विफलता बहुत अधिक नाजुक मामला लगता है। बच्चे पहले ही हतोत्साहित और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। चलिए फिर से ट्यून करते हैं। इस बार मैसेज अभिभावकों को विफलता के समय भेज सकते हैं। 9 साल की एलिजाबेथ अपनी पहली जिम्नास्टिक सीखने के लिए जा रही थी। दुबली, लचीली और ऊर्जावान, वह जिम्नास्टिक्स के लिए सिर्फ सही थी और वह इसे प्यार करती थी। बेशक वह प्रतिस्पर्धा को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वह जिम्नास्टिक में अच्छी थी और अच्छा प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास महसूस करती थी। उसने अपने कमरे में सही जगह के बारे में भी सोचा था जहां वह जीत का रिबन लटकाएगी। पहली घटना में फर्श अभ्यास, एलिजाबेथ पहले चली गई। हालांकि उसने अच्छा काम किया, लेकिन पहले कुछ लड़कियों के बाद स्कोरिंग बदल गई और वह हार गई। एलिजाबेथ ने अन्य स्पर्धाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत के लिए पर्याप्त नहीं थी। शाम के अंत तक उसे कोई रिबन नहीं मिला था और तबाह हो गया था। अगर आप एलिजाबेथ के माता पिता हैं, तो आप क्या करेंगे? 1. एलिजाबेथ को बताएं कि आपको लगा कि वह सबसे अच्छी है। 2. उसे बताएं कि उसे एक रिबन लूट लिया गया था जो कि उसका अधिकार था। 3. उसे आश्वस्त करें कि जिम्नास्टिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 4. उसे बताएं कि उसके पास क्षमता है और अगली बार वह निश्चित रूप से जीतेगी। 5. उसे बताएं कि वह जीतने लायक नहीं थी। हमारे समाज में एक मजबूत संदेश है कि बच्चों के आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया जाए, और उस संदेश का एक मुख्य हिस्सा है उन्हें असफलता से बचाएं। हालांकि यह बच्चे की निराशा की तत्काल समस्या से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन यह लंबे समय में हानिकारक हो सकता है। क्यों? आइए नजरिए की मानसिकता से 5 संभावित प्रतिक्रियाओं को देखें और संदेशों को सुनें। पहला, आपको लगा कि वह सबसे अच्छी थी, मूल रूप से झूठ है। वह सबसे अच्छी नहीं थी, आप इसे जानते हैं, और वह भी यह बात जानती है। यह उसे ठीक करने या सुधारने के लिए कोई नुस्खा नहीं देता है। दूसरा, उसे लूट लिया गया था, दूसरों पर दोष देना है, जब वास्तव में समस्या उसके प्रदर्शन के साथ थी, न कि जजों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि वह अपनी कमियों के लिए दूसरों पर दोषारोपण करे? तीसरा, उसे आश्वस्त करता है कि जिम्नास्टिक वास्तव में कोई मतलब नहीं रखता, उसे कुछ अवमूल्यन करने के लिए सिखाता है यदि वह अभी इसमें अच्छा नहीं करती है। क्या यह वास्तव में वह संदेश है जिसे आप भेजना चाहते हैं? चौथा, वह क्षमता है, सभी का सबसे खतरनाक संदेश हो सकता है। क्या क्षमता स्वचालित रूप से आपको ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं? अगर एलिजाबेथ इस मैच को नहीं जीत पाती, तो उसे अगला मैच क्यों जीतना चाहिए? अंतिम विकल्प, उसे बताएं कि वह जीतने लायक नहीं थी, परिस्थितियों में कठोर लगता है। और निश्चित रूप से आप इसे इस तरह नहीं कहेंगे, लेकिन उसके ग्रोथ माइंडेड पिता ने उसे बहुत कुछ बताया। यहां उन्होंने ही वास्तव में क्या कहा है? एलिजाबेथ, मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करती हैं। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना निराशाजनक है। जीतने के लिए नहीं, लेकिन आप जानते हैं, आपने वास्तव में इसे अभी तक अर्जित नहीं किया है। कई लड़कियां थीं जिम्नास्टिक्स में आपसे अधिक लंबे समय से काम कर रही हैं और जिन्होंने आपसे बहुत कठिन काम किया है। यदि यह ऐसी चीज है जो आप वास्तव में चाहते हैं, तो यह ऐसी चीज है जिसके लिए आपको वास्तव में काम करना होगा। उन्होंने एलिजाबेथ को यह भी बताया कि अगर वह पूरी तरह से मस्ती के लिए जिम्नास्टिक करना चाहती थी तो यह ठीक था, लेकिन अगर वह प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहती थी तो अधिक की आवश्यकता थी। एलिजाबेथ ने इसे ध्यान में रखा, अपनी दिनचर्या को दोहराने और पूरा करने में अधिक समय बिताई, विशेष रूप से वह जिसमें वह सबसे कमजोर थी। अगले मुकाबले में पूरे क्षेत्र की 80 लड़कियां थीं।
एलिजाबेथ ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए 5 रिबन जीते और प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियन थी। घर में एक विशाल ट्रॉफी खेली। अब तक उसका कमरा पुरस्कारों से ढका है, आप शायद ही दीवारों को देख सकते हैं। संक्षेप में, उसके पिता ने न केवल उसे सच बताया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि वह अपनी असफलताओं से कैसे सीखें और भविष्य में सफल होने के लिए क्या करें। उन्होंने उसकी निराशा के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन उसने उसे एक ऐसा बढ़ावा नहीं दिया जिससे उसे और निराशा हो। रचनात्मक आलोचना विफलता संदेशों के बारे में और अधिक। हम हमेशा रचनात्मक आलोचना शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या हर कोई यह नहीं सोचता है कि उनके बच्चों को दी जाने वाली आलोचना रचनात्मक है? अगर वे इसे सहायक नहीं मानते तो वे इसे क्यों देते? फिर भी बहुत कुछ अगर यह मददगार नहीं है। यह बच्चे के बारे में निर्णय से भरा है। रचनात्मक का मतलब है कि बच्चे को कुछ ठीक करने, बेहतर उत्पाद बनाने या बेहतर काम करने में मदद करना। बिली ने अपने होमवर्क के माध्यम से दौड़ लगाई, कई सवालों को छोड़ दिया और दूसरों को एक छोटे, सुस्त तरीके से जवाब दिया। उसके पिता ने छत पर प्रहार किया। यह आपका होमवर्क है? क्या आप कभी इसे सही नहीं कर सकते? आप या तो मूर्ख हैं या गैर जिम्मेदार हैं। यह कौन सा है? फीडबैक ने उसी समय उनके बेटे की बुद्धिमत्ता और चरित्र पर सवाल उठाया और यह साबित करने के लिए कि दोष स्थायी थे। अपने बेटे के गुणों की हत्या किए बिना पिताजी अपनी कुंठा और निराशा कैसे व्यक्त कर सकते थे? यहाँ कुछ तरीके हैं। बेटा, यह वास्तव में मुझे परेशान करता है जब आप किसी काम को पूरा नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं? बेटा, क्या ऐसा कुछ है जिसे आप असाइनमेंट में नहीं समझ पाए हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ इसे खत्म करूं? बेटा, मुझे दुख होता है जब मैं तुम्हें सीखने का मौका याद करता हूं। क्या आप ऐसा करने का कोई तरीका सोच सकते हैं जिससे आपको और मदद मिल सके? बेटा, यह वास्तव में उबाऊ काम की तरह लग रहा है। आपको मेरी सहानुभूति है। क्या आप इसे और अधिक दिलचस्प बनाने के बारे में सोच सकते हैं? या चलो दर्द को कम करने का एक तरीका सोचने की कोशिश करते हैं और फिर भी एक अच्छा काम करते हैं। क्या आपके पास कोई विचार है? बेटा, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे थकाऊ चीजें हमें ध्यान केंद्रित करने में सीखने में मदद करती हैं। यह एक वास्तविक चुनौती है। यह वास्तव में आपके सभी एकाग्रता कौशल को ले जाएगा। आइए देखें कि क्या आप इस पूरे असाइनमेंट के माध्यम से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे खुद को जज और लेबल किया हुआ करेंगे। गीनोट फिलिप, जिसकी उम्र 14 है, के बारे में बताती है, जो अपने पिता के साथ एक परियोजना पर काम कर रहा था और गलती से फर्श पर कील फैल गया था। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, फिलिप पिताजी, मैं बहुत अनाड़ी हूं। पिता, हम ऐसा नहीं कहते हैं जब कील फैलता थी। फिलिप, आप क्या कहते हैं? पिता, आप कहते हैं, कील मैंने गिराया, मैं ही उन्हें उठाऊंगा। फिलिप, बस ऐसे ही। पिता, बस ऐसे ही। फिलिप, धन्यवाद पिताजी। बच्चे संदेश सीखते हैं। निश्चित मानसिकता वाले बच्चे हमें बताते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से निर्णय के निरंतर संदेश मिलते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके लक्षण को हर समय मापा जा रहा है। हमने उनसे पूछा, मान लीजिए कि आपके माता पिता आपके स्कूल के काम में आपकी मदद करने की पेशकश करते हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने कहा, असली कारण यह है कि वे यह देखना चाहते थे कि मैं जिस स्कूल में काम कर रहा था वहां मैं कितना स्मार्ट था। हमने पूछा, मान लीजिए कि आपके माता पिता खुश हैं कि आपको एक अच्छा ग्रेड मिला। ऐसा क्यों होगा? उन्होंने कहा, मैं यह देखकर खुश होता कि मैं एक स्मार्ट बच्चा था। हमने पूछा, मान लीजिए कि आपके माता पिता ने आपके प्रदर्शन पर चर्चा की है जब आपने स्कूल में किसी चीज पर खराब प्रदर्शन किया था। वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने कहा, वे चिंतित थे कि मैं उज्ज्वल बच्चों में से एक नहीं था और उन्हें लगता है कि खराब ग्रेड का मतलब हो सकता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। इसलिए जब भी कुछ होता है, ये बच्चे फैसले का संदेश सुनते हैं। शायद सभी बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता उन्हें जज कर रहे हैं। क्या यह नहीं है जो माता पिता करते हैं? झूठा इल्जाम लगते हैं और जज करते हैं। विकास मानसिकता वाले छात्रों के बारे में ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता सिर्फ सीखने और अच्छी अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां वे अपने माता पिता के इरादों के बारे में कहते हैं। प्रश्न, मान लीजिए कि आपके माता पिता आपके स्कूल के काम में आपकी मदद करने की पेशकश करते हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? उत्तर, वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैंने अपने स्कूल वर्क से जितना सीखता हूं उतना सीखा हूं कि नहीं। प्रश्न, मान लीजिए कि आपके माता पिता खुश हैं
कि आपको एक अच्छा ग्रेड मिला। उत्तर वे खुश हैं क्योंकि एक अच्छे ग्रेड का मतलब है कि मैं वास्तव में अपने काम में डूब गया हूं। प्रश्न, मान लीजिए कि आपके माता पिता ने आपके प्रदर्शन पर चर्चा की है जब आपने स्कूल में किसी चीज पर खराब प्रदर्शन किया था। उत्तर, वे मुझे भविष्य में बेहतर अध्ययन करने के तरीके सिखाना चाहते थे। यहां तक कि जब यह उनके आचरण या उनके रिश्तों के बारे में था तो निश्चित मानसिकता वाले बच्चों को महसूस हुआ कि उन्हें जज किया गया है, लेकिन विकास मानसिकता वाले बच्चों ने महसूस किया कि उनकी मदद किया गया है। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता परेशान हो गए जब आपने वह नहीं किया जो उन्होंने आपको करने के लिए कहा था। वे इस तरह क्यों होंगे? फिक्स्ड माइंड से चाइल्ड, वे चिंतित थे कि मैं एक बुरा बच्चा हो सकता हूं। ग्रोथ माइंड से चाइल्ड, वे अगली बार इसे बेहतर तरीके से करने में मेरी मदद करना चाहते थे। सभी बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। शोध से पता चलता है कि सामान्य युवा बच्चे हर 3 मिनट में दुर्व्यवहार करते हैं। क्या यह उनके चरित्र के निर्णय का अवसर है या शिक्षण का अवसर? प्रश्न, कल्पना करें कि जब आप अन्य बच्चों के साथ साझा नहीं करते थे तो आपके माता पिता दुखी थे। वे इस तरह क्यों होंगे? फिक्स्ड माइंड से चाइल्ड, उन्होंने सोचा कि इससे पता चलता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति था। फिक्स्ड माइंड से चाइल्ड, वे मुझे अन्य बच्चों के साथ बेहतर कौशल सीखने में मदद करना चाहते थे। बच्चे इन पाठों को जल्दी सीखते हैं। बच्चों के रूप में छोटे बच्चे अपने माता पिता से इन संदेशों को उठाते हैं, यह सीखते हुए कि उनकी गलतियां निर्णय और सजा के योग्य हैं, या यह सीखना कि उनकी गलतियां सुझाव और शिक्षण के लिए एक अवसर है। यहां एक बालवाड़ी किंडरगार्टन लड़का है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आप उसे अपने 2 माता पिता के अलग अलग संदेश सुनाएंगे। यह स्थिति है, उन्होंने स्कूल में कुछ नंबर लिखे, उनमें एक त्रुटि थी और अब वह हमें बताते हैं कि उनके माता पिता कैसे प्रतिक्रिया देंगे। माँ, हेलो, आप किस बात से दुखी हैं? लड़का, मैंने अपने शिक्षक को कुछ नंबर दिए और मैंने नंबर 8 को छोड़ दिया और अब मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। माँ, ठीक है, एक बात है जो आपको खुश कर सकती है। लड़का, क्या? माँ, यदि आप वास्तव में अपने शिक्षक से कहते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया तो वह आप पर पागल नहीं होगा। पिता की ओर मुड़ते हुए, हम पागल नहीं हैं। क्या हम हैं? पिता, ओ हाँ, हम हैं। बेटे, तुम्हारा अपने कमरे में जाना बेहतर है। काश मैं आपको बता सकती कि वह अपनी माँ के विकासोन्मुख संदेश को सुनता, लेकिन हमारे अध्ययन में वह अपने पिता के निर्णय के संदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी त्रुटियों के लिए खुद को अपग्रेड करते हुए और उन्हें ठीक करने के लिए कोई अच्छी योजना नहीं पा रहा था। फिर भी कम से कम उसके पास उसकी माँ का प्रयास संदेश था जिसे वह भविष्य में उपयोग कर सके। माता पिता 1 मिनट में अपने बच्चे के व्यवहार की व्याख्या और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। एक नई माँ अपने बच्चे को पालने की कोशिश करती है। बच्चा रोता है और पालन नहीं करेगा, या कुछ परेशान कर लेता है, छोड़ देता है और चिल्लाने लगता है। क्या बच्चा जिद्दी है? क्या बच्चे की कमी है? सबके बाद एक जन्मजात अनैच्छिक पालन नहीं है? क्या पालने में बच्चों को नेचुरल नहीं माना जाता है? मेरे बच्चे का क्या कसूर है? इस स्थिति में एक नई माँ ने मुझे बताया, हाँ, पहले तो मैं वास्तव में निराश हो गई थी। फिर मैंने आपके काम को ध्यान में रखा। मैं अपने बच्चे से कहती रही, हम दोनों यह करना सीख रहे हैं। मुझे पता है कि आप भूखे हैं। मुझे पता है कि यह निराशाजनक है, लेकिन हम सीख रहे हैं। इस तरह से सोचने से मुझे शांत रहने में मदद मिली और काम करने तक उसका मार्गदर्शन किया। इससे मुझे अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिली, इसलिए मुझे पता था कि उसे अन्य चीजों को कैसे सिखाना है। जज मत करो, सिखाओ। यह सीखने की प्रक्रिया है। संदेश पर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। एक और तरीका जो हम जानते हैं कि बच्चे इन संदेशों को सीखते हैं, हम यह देख सकते हैं कि वे उन्हें कैसे पास ऑन करते हैं। यहां तक कि छोटे बच्चे भी उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को पारित करने के लिए तैयार हैं। हमने दूसरे दर्जे के बच्चों से पूछा, आप अपनी कक्षा के किसी बच्चे को क्या सलाह देंगे जिसे गणित में परेशानी है? यहां एक बच्चे की विकास की मानसिकता से सलाह ली गई है। क्या आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं? क्या आप 1 मिनट के लिए सोचते हैं और फिर रुक जाते हैं? यदि आप करते हैं तो आपको शायद लंबे समय के लिए 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए, और यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको समस्या को दोबारा पढ़ना चाहिए। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और शिक्षक से पूछना चाहिए। क्या यह सबसे बड़ा नहीं है? तय मानसिकता वाले बच्चों की सलाह लगभग उतनी उपयोगी नहीं थी। चूंकि निश्चित मानसिकता में सफलता के लिए कोई नुस्खा नहीं है, इसलिए उनकी सलाह छोटी और प्यारी है।
मुझे खेद है, एक बच्चे की सलाह थी क्योंकि उसने अपनी संवेदना प्रकट की। यहां तक कि बच्चे अपने पास आए संदेशों को भी पास ऑन कर सकते हैं। मैरी मेन और कैरोल जॉर्ज ने दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों का अध्ययन किया जिन्हें रोने या उपद्रव करने के लिए उनके माता-पिता द्वारा न्याय और दंड दिया गया था। अपमानजनक माता-पिता अक्सर यह नहीं समझते हैं कि बच्चों का रोना उनकी जरूरतों का संकेत है या कि बच्चे आदेश पर रोना बंद नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय वे बच्चे को रोने के लिए अवज्ञाकारी, दृढ़ इच्छाशक्ति या बुरे के रूप में आकते हैं। मेन और जॉर्ज ने अपने दिन की देखभाल सेटिंग में दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों, जो 1 से 3 साल के थे, को देखा, यह देखते हुए कि जब अन्य बच्चे संकट में थे और रो रहे थे तो उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे अक्सर पीड़ित बच्चों पर गुस्सा हो जाते हैं और कुछ ने उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। उन्होंने यह संदेश पा लिया था कि जो बच्चे रोते हैं उन्हें जज किया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुर्व्यवहार की विरासत दूसरों को तब ही मिल जाती है जब दुरुपयोग के शिकार माता-पिता बन जाते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक अध्ययन बताता है कि बच्चे जल्दी सबक सीखते हैं और वे उन पर कार्य करते हैं। गैरपीड़ित बच्चों ने अपने व्यथित सहपाठी के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया की? उन्होंने सहानुभूति दिखाई। कई लोग रोते हुए बच्चे के पास गए कि क्या गलत है और यह देखने के लिए कि क्या वे मदद कर सकते हैं। क्या अनुशासन शिक्षा नहीं है? कई माता-पिता सोचते हैं कि जब वे जज करते हैं और सजा देते हैं तो वे सिखा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वे क्या सिखा रहे हैं? वे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर वे माता-पिता के नियमों या मूल्यों के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें जज किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। वे अपने बच्चों को यह नहीं सिखा रहे हैं कि मुद्दों के बारे में कैसे सोचा जाए और अपने दम पर नैतिक, परिपक्व निर्णय कैसे लें। और संभावना है, वे अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि संचार के चैनल खुले हैं। 16 वर्षीय एलिसा अपनी मां के पास आई और कहा कि वह और उसकी सहेलियां शराब पीना चाहती थीं। क्या वह उन्हें कॉकटेल पार्टी के लिए आमंत्रित कर सकती थी? इसके चेहरे पर यह अपमानजनक लग सकता है, लेकिन यहां एलिसा का मतलब क्या है? वह और उसकी सहेलियां पार्टियों में जा रही थीं जहां शराब उपलब्ध थी, लेकिन वे इसे एक सेटिंग में आजमाना नहीं चाहती थीं जहां वे सुरक्षित और नियंत्रण में न हों। वे पीने के बाद घर तक ड्राइव करना भी नहीं चाहते थे। वे इसे अपने माता-पिता की अनुमति के साथ पर्यवेक्षित सेटिंग में आजमाना चाहते थे जहां उनके माता-पिता आकर उन्हें पिकअप कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिसा के माता-पिता ने हाँ कहा या नहीं। उनमें शामिल मुद्दों की पूरी चर्चा थी। एक नाराज, क्रोधित और न्यायिक बर्खास्तगी से आगे क्या होगा, इसकी तुलना में उनके पास बहुत अधिक शिक्षाप्रद चर्चा थी। यह नहीं है कि विकास मानसिकता वाले माता-पिता अपने बच्चों को लिप्त और परेशान करते हैं। हरगिज नहीं। वे उच्च मानक निर्धारित करते हैं, लेकिन वे बच्चों को सिखाते हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। वे कहते हैं कि नहीं, लेकिन यह उचित, विचारशील और सम्मानजनक है। अगली बार जब आप अनुशासन की स्थिति में हों तो अपने आप से पूछें, मैं यहां क्या संदेश भेज रहा हूं? मैं आपको जज करूंगा और सजा दूंगा, या मैं आपको सोचने और सीखने में मदद करूंगा? मानसिकता जीवन मृत्यु का मामला हो सकता है। बेशक माता-पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों को खतरे में डालते हैं। कोलंबिया में मेरे विभाग के स्नातक अध्ययन के उच्च मानकों और एक पोषण वातावरण पर और अधिक। जब बेंजामिन ब्लूम ने अपने 120 विश्व स्तरीय कॉन्सर्ट पियानोवादकों, मूर्तिकारों, तैराकों, टेनिस खिलाड़ियों, गणितज्ञों और अनुसंधान न्यूरोलॉजिस्टों का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ आकर्षक लगा। उनमें से ज्यादातर के लिए उनके पहले शिक्षक अविश्वसनीय रूप से गर्म थे और स्वीकार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वे निम्न मानक निर्धारित करते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने भरोसे का माहौल बनाया, जज करने का नहीं। यह था, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, न कि मैं आपकी प्रतिभा को जज करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोलिंस और एस्क्विथ ने अपने छात्रों की मांग की थी, उनके सभी छात्र लगभग चौंकाने वाले हैं। जब कोलिंस ने छोटे बच्चों को शामिल करने के लिए अपने स्कूल का विस्तार किया तो उन्हें आवश्यक था कि सितंबर में शुरू होने वाले हर 4 साल के बच्चे को क्रिसमस पर पढ़ा जाए, और वे सभी थे। 3 और 4 साल के बच्चों ने उच्च विद्यालय के छात्र के लिए शब्दावली नामक एक शब्दावली पुस्तक का उपयोग किया। 7 साल के बच्चे वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहे थे। बड़े बच्चों के लिए प्लेटो गणराज्य की चर्चा के कारण अमेरिका में टोकेविले के लोकतंत्र की चर्चा हुई, ओरवेल का पशु फार्म, मैकियावेली और शिकागो नगर परिषद।
दिवंगत ग्रेड स्कूल के बच्चों के लिए उनकी पढ़ने की सूची में द एंटोन चेकोव का पूरा नाटक, भौतिकी के माध्यम से प्रयोग और कैंटरबरी टेल्स शामिल हैं। ओह, और हमेशा शेक्सपियर। यहां तक कि जिन लड़कों ने स्विच ब्लेड्स के साथ अपने दांत उठाए, वह कहती हैं, शेक्सपियर से प्यार करती थी और हमेशा अधिक के लिए भीख मांगती थी। फिर भी कॉलिंस ने एक अत्यंत पोषण का माहौल बनाए रखा। एक बहुत सख्त और अनुशासित, लेकिन एक प्यार करने वाला। यह महसूस करते हुए कि उनके छात्र शिक्षकों से आ रहे थे, जिन्होंने उन्हें यह बताने का करियर बनाया कि उनके साथ क्या गलत था, उन्होंने जल्दी से अपने छात्रों और लोगों के रूप में उनके प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताई, मानकों के कम होने के बावजूद। हाल ही में, उन्होंने हमें बताया, उनके स्कूल ने पढ़ने के स्कोर का जश्न मनाया जो राष्ट्रीय औसत से 20 अंक नीचे थे। क्यों? क्योंकि वे 1 बिंदु या 2 साल पहले की तुलना में अधिक थे। हो सकता है कि अच्छे की तलाश करना और आशावादी होना जरूरी है, वह कहते हैं, लेकिन भ्रम का जवाब नहीं है। जो लोग असफलता का जश्न मनाते हैं, वे आज के छात्रों को अपनी नौकरी का जश्न मनाने में मदद नहीं करेंगे। अगर वे पीछे हैं, तो बच्चों को बताएं और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए हमले की योजना बनाएं। उनके सभी 5वें ग्रेडर में एक पठन सूची है जिसमें माइस एंड मेन, नेटिव सन, बरी माई हार्ट एट वाउंडेड नी, द जॉय लक क्लब, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, टू किल टू ए मॉकिंगबर्ड और ए सेपरेट पीस शामिल है। उनके 6ठे ग्रेडर में से प्रत्येक एक बीजगणित फाइनल पास करता है जो लक्ष्य के लिए 8वें और 9वें ग्रेडर को कम करेगा। लेकिन फिर से, सभी को प्रत्येक छात्र के प्रति स्नेह और गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के माहौल में हासिल किया जाता है। चुनौती और पोषण डेले के दृष्टिकोण का भी वर्णन करता है। उनके पूर्व छात्रों में से एक इसे इस तरह से व्यक्त करता है, यह मिस डेले की प्रतिभा का एक हिस्सा है, लोगों को दिमाग के फ्रेम में डालने के लिए जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। बहुत कम शिक्षक वास्तव में आपको आपकी अंतिम क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। मिस डेले के पास वह उपहार है। वह उसी समय आपको चुनौती देती है कि आपको लगता है कि आपका पोषण हो रहा है। कड़ी मेहनत और बहुत कड़ी मेहनत। लेकिन क्या चुनौती और प्यार काफी हैं? काफी नहीं है। सभी महान शिक्षक छात्रों को उच्च मांकों तक पहुंचने का तरीका सिखाते हैं। कॉलिंस और एस्क्विथ ने अपने छात्रों को एक पढ़ने की सूची नहीं सौंपी और उन्हें बोन यात्रा की शुभकामना दी। कॉलिंस के छात्रों ने कक्षा में मैकबेथ की हर पंक्ति को पढ़ा और चर्चा की। एस्क्विथ ने घंटे बिताए कि वे कक्षा में क्या अध्याय पढ़ेंगे। मुझे पता है कि कौन सा बच्चा सबसे कठिन पैराग्राफ की चुनौती को संभाल लेगा और शर्मीले नौजवान के लिए सावधानी से एक मार्ग की योजना बनाएगा, जो एक अच्छे पाठक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करेगा। कुछ भी मौका नहीं बचा है। यह बहुत बड़ा लगता है। ऊर्जा, लेकिन युवा दिमाग वाले कमरे में रहने के लिए जो एक क्लासिक किताब के हर शब्द पर लटकाते हैं और अधिक के लिए भीख मांगते हैं, अगर मैं रुकती हूं तो यह सभी नियोजन को सार्थक बनाता है। वे छात्रों को किस मार्ग पर पढ़ा रहे हैं? सीखने से प्यार करना, अंततः खुद के लिए सीखने और सोचने के लिए, और मूल सिद्धांतों पर कड़ी मेहनत करने के लिए। एस्क्विथ की कक्षा अक्सर स्कूल से पहले, स्कूल के बाद और स्कूल की छुट्टियों में अंग्रेजी और गणित की बुनियादी बातों में महारत हासिल करने के लिए मिलती थी, खासकर जब काम कठिन हो जाता था। उनका आदर्श वाक्य, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोलिंस उस विचार को प्रतिध्वनित करती है, जैसा कि वह अपनी कक्षा को बताती है, यहां कोई जादू नहीं है। श्रीमती कोलिंस कोई चमत्कारिक कार्यकर्ता नहीं है। मैं पानी पर नहीं चलती, मैं समुद्र का हिस्सा नहीं हूं। मैं सिर्फ बच्चों से प्यार करती हूं और बहुत अधिक मेहनत करती हूं। डेले ने अपने छात्रों से बहुत उम्मीद की, लेकिन उसने भी उन्हें वहां निर्देशित किया। ज्यादातर छात्र प्रतिभा के विचार से भयभीत होते हैं और यह उन्हें एक निश्चित मानसिकता में रखता है। लेकिन डेले ने प्रतिभा को ध्वस्त कर दिया। एक छात्र को यकीन था कि वह इज्जाक पर्लमैन के रूप में एक अंश भी नहीं बजा सकता है। इसलिए उसने शी, उसे ही मेट्रोनोम देखने नहीं दिया जब तक कि उसने इसे हासिल नहीं कर लिया। मुझे इतना निश्चित रूप से पता है कि अगर वह उस मेट्रोनोम को संभाल रहा था, जैसा कि वह उस नंबर पर पहुंचा था जो उसने खुद से कहा था, मैं इसे इज्जाक पर्लमैन के रूप में उपवास कभी नहीं कर सकता, और उसने खुद को रोक दिया। प्रतिभाशाली वायलिन वादकों द्वारा बनाई गई सुंदर ध्वनि से एक और छात्र भयभीत था। हम मेरी आवाज पर काम कर रहे थे और यह एक नोट था जिसे मैंने बजाया था, और मिस डेले ने मुझे रोका और कहा, अब वह एक सुंदर ध्वनि है। और अंत, अगले नोट में अग्रणी। और उसने सोचा, वाह, अगर मैं इसे वहां कर सकता हूं, तो मैं इसे हर जगह कर सकता हूं। अचानक पर्लमैन की खूबसूरत आवाज समझ में आ गई और अब यह सिर्फ एक भारी अवधारणा नहीं थी।
जब छात्रों को यह नहीं पता होता है कि कुछ और कैसे करना है, तो अंतर अपरिहार्य लगता है। कुछ शिक्षक अपने छात्रों को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि वे ठीक वैसे ही हैं जैसे वे हैं। ग्रोथ दिमाग वाले शिक्षक छात्रों को सच्चाई बताते हैं और फिर उन्हें अंतराल को बंद करने के लिए उपकरण देते हैं। जैसा कि मार्वा कॉलिंस ने एक लड़के से कहा था जो क्लास में इधर-उधर घूम रहा था, आप छठी कक्षा में हैं और आपका स्कोर 1.1 मैं आपके स्कोर को एक फोल्डर में नहीं छिपाती, मैं उन्हें बताती हूं ताकि आपको पता चले कि आपके पास क्या है। करो। अब तुम्हारे मस्खरे दिन खत्म हो गए हैं। फिर वे काम करने के लिए नीचे उतरे। छात्र जो परवाह नहीं करते। उन छात्रों के बारे में क्या जो काम नहीं करेंगे, जो सीखने की परवाह नहीं करते हैं? यहां कॉलिंस और गैरी के बीच बातचीत का एक छोटा संस्करण है। एक छात्र जिसने काम करने से इनकार कर दिया, उसने अपने होमवर्क असाइनमेंट को तोड़ दिया और कक्षा में भाग नहीं लिया। कॉलिंस उसे कुछ समस्याओं को करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर जाने की कोशिश कर रही है। कॉलिंस स्वीट हार्ट, क्या करने जा रहे हो? अपने जीवन का उपयोग करो या इसे फेंक दो। गैरी, मैं कोई भी काम नहीं करने वाला नहीं हूं। कॉलिंस, मैं आप पर हार मानने वाला नहीं हूं। मैं आपको अपने ऊपर से हटने नहीं दूंगी। यदि आप पूरे दिन इस दीवार के खिलाफ झुक कर बैठते हैं, तो आप किसी चीज या किसी पूरे जीवन में झुकाव खत्म करने वाले हैं और आपके अंदर बोतलबंद की गई सारी चीजें बेकार चली जाएंगी। उस समय गैरी बोर्ड में जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन फिर वहां काम को संबोधित करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉलिंस ने कहा, यदि आप भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो टेलीफोन पर जाएं और अपनी मां से कहें, मां, इस स्कूल में हमें सीखना पड़ता है और श्रीमती कॉलिंस कहती हैं कि मैं इधर-उधर नहीं जा सकता, इसलिए आप कृपया मुझे लिवा चलिए। गैरी ने लिखना शुरू किया। आखिरकार गैरी एक उत्सुक प्रतिभागी और एक शौकीन लेखक बन गया। उस साल बाद में क्लास मैकबेथ पर चर्चा कर रही थी और कैसे उसकी गुमराह सोच ने उसे हत्या के लिए प्रेरित किया। यह सुकरात की तरह है, कहते हैं। है ना, मिस कॉलिंस? गैरी ने पाइप किया। मैकबेथ को पता होना चाहिए था कि सीधी सोच सीधे जीवन जीने की ओर ले जाती है। एक क्लास असाइनमेंट के लिए उन्होंने लिखा, सोमन्स, स्लिप के देवता, कृपया हमें जगाएं। जब हम सोते हैं तो अज्ञान दुनिया पर हावी हो जाता है। हमें बख्श दो। हमारे पास अज्ञानता से पहले एक तख्तापलट नहीं है, जो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है। जब शिक्षक उन्हें जज कर रहे हैं, तो छात्र कोशिश न करके शिक्षक को तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन जब छात्र यह समझते हैं कि स्कूल उनके लिए है, तो उनके लिए अपने मन को विकसित करने का एक तरीका है, वे खुद को तोड़फोड़ करने पर जोर नहीं देते हैं। अपने काम में मैंने कठिन लोगों को आंसू बहाते देखा है जब उन्हें एहसास होता है कि वे अधिक चालाक हो सकते हैं। छात्रों के लिए स्कूल बंद करना और उदासीनता की हवा अपनाना आम बात है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कोई भी छात्र देखभाल करना बंद कर दे तो हम गलती करते हैं। ग्रोथ माइंडेड शिक्षक ये लोग कौन हैं? विकास विरोधी शिक्षक इतने निस्वार्थ कैसे हो सकते हैं, जो सबसे खराब छात्रों को अनकही घंटे समर्पित करते हैं? क्या वे सिर्फ संत हैं? क्या यह अपेक्षा करना उचित है कि हर कोई संत बन सकता है? इसका उत्तर यह है कि वे पूरी तरह से निःस्वार्थ नहीं हैं। उन्हें सीखना अच्छा लगता है और सिखाना सीखने का एक शानदार तरीका है। लोगों के बारे में और वे कैसे टिकते हैं। आप जो सिखाते हैं उसके बारे में, अपने बारे में और जीवन के बारे में। निश्चित दिमाग वाले शिक्षक अक्सर खुद को तैयार उत्पाद मानते हैं। उनकी भूमिका बस अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए है। लेकिन क्या वह साल दर साल उबाऊ नहीं होता है? चेहरों की एक और भीड़ के सामने खड़ा होना और बताना। अब यह मुश्किल है। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में थी तब सीमोर सरसों मेरा एक प्रोफेसर थे। वह एक अद्भुत शिक्षक थे और उन्होंने हमेशा हमें मान्यताओं के बारे में बताया। वहाँ एक धारणा है, उन्होंने कहा, कि स्कूल छात्रों के सीखने के लिए है। ठीक है, वे सिर्फ शिक्षकों के सीखने के लिए क्यों नहीं हैं? मैं उसे कभी नहीं भूली। मेरे सभी शिक्षण में मुझे लगता है कि जो मुझे आकर्षक लगता है उसके बारे में और जो मुझे अधिक जानने के लिए अच्छा लगेगा, मैं अपने शिक्षण का उपयोग बढ़ने के लिए करती हूं और यह मुझे बनाता है, इन सभी वर्षों के बाद भी, एक ताजा और उत्सुक शिक्षक। मार्वा कॉलिंस के पहले गुरुओं में से एक ने उन्हें एक ही बात सिखाई कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों के साथ साथ सीखता रहे। और वह अपने छात्रों को यह बताती है कि ठीक सामने है, कभी कभी मुझे दूसरे बड़े बड़े पसंद नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे सब कुछ पता नहीं है। मैं हर समय सीख सकती हूँ।
यह कहा गया है कि डोरोथी डेले एक असाधारण शिक्षिका थी क्योंकि उसे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सीखने में रुचि थी। तो क्या महान शिक्षक पैदा होते हैं या बनते हैं? क्या कोई कोलिंस, एस्क्विथ या डेले हो सकता है? यह विकास की मानसिकता से शुरू होता है, अपने बारे में और बच्चों के बारे में। इस विचार के लिए न केवल होंठ सेवा करें कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, बल्कि हर बच्चे के दिमाग में पहुंचने और उसे प्रज्वलित करने की गहरी इच्छा है। माइकल लुइस द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कोच के बारे में बताता है जिसने उसके लिए ऐसा किया था। मेरे पास एक नया स्वाद था, अतिरिक्त काम, और यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि अगर मैं इस नए जोश को एक बेसबॉल मैदान पर हासिल कर लेता हूं तो यह बाकी के जीवन में कितना बेहतर हो सकता है। यह ऐसा था मानो यह बेसबॉल कोच मेरे अंदर पहुंच गया हो, इसे इस्तेमाल करने और उतारने की कोशिश करने से पहले एक रस्टी स्विच को चालू किया। प्रशिक्षक शिक्षक भी होते हैं, लेकिन उनके छात्रों की सफलता और असफलता भीड़ के सामने, अखबारों में प्रकाशित होने वाली और रिकॉर्ड बुक में लिखी जाती है। उनकी नौकरियां विजेता बनने पर टिकी हुई हैं। आइए कार्रवाई में अपने दिमाग को देखने के लिए 3 दिग्गज कोचों को करीब से देखें। कोचह मानसिकता के माध्यम से जीत। हर कोई जो मुझे अच्छी तरह से जानता है वह हंसता है जब मैं कहती हूं कि कोई जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है। आप ऐसा क्या सोचते हैं? ओह, वह जटिल है। यह आमतौर पर एक तारीफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि इतना तो महान आकर्षण, गर्मजोशी और उदारता के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन अहंकार का एक अंडरकरंट है जो किसी भी समय फट सकता है। आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि आप कब उस पर भरोसा कर सकते हैं। निश्चित मानसिकता लोगों को जटिल बनाती है। यह उन्हें अपने निश्चित लक्षणों के बारे में चिंतित करता है और कभी-कभी आपके खर्च पर उन्हें दस्तावेज बनाने की आवश्यकता पैदा करता है, और यह उन्हें निर्णय देता है। फिक्स्ड माइंडसेट कोच एक्शन में। प्रसिद्ध और विवादास्पद कॉलेज बास्केटबॉल कोच बॉबी नाइट जटिल है। वह अविश्वसनीय रूप से दयालु हो सकता है। एक समय वह एक महत्वपूर्ण और आकर्षक अवसर के लिए एक स्पोर्ट्सकास्टर बन गया क्योंकि उसके एक पूर्व खिलाड़ी के साथ एक बुरी दुर्घटना हो गई थी। नाइट अपने पक्ष में भाग गया और उसे अग्नि परीक्षा के माध्यम से देखा। वह अत्यंत कृपालु हो सकता है। बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम पहले कोच हेनरी ओबा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इबा को उनकी ओलंपिक उपलब्धियों के लिए कभी उचित सम्मान नहीं दिया गया था, और जो भी हो सकता था, नाइट इसके लिए बनाना चाहता था। उसने टीम इबा को उनके देय कंधों पर फर्श के चारों ओर रखा था। नाइट ने अपने खिलाड़ियों के अकादमिक रिकॉर्ड की बहुत परवाह की। वह चाहता था कि वे शिक्षा प्राप्त करें और उनके पास लापता कक्षाओं या ट्यूशन सत्रों के खिलाफ एक मजबूत नियम हो। लेकिन वह क्रूर भी हो सकता था, और यह क्रूरता निश्चित मानसिकता से आई थी। जॉन फिनस्टीन, सीजन ऑन द ब्रिंक के लेखक, नाइट और उनकी टीम के बारे में एक किताब हमें बताती है, नाइट विफलता स्वीकार करने में असमर्थ था। हर हार व्यक्तिगत थी, उसकी टीम हार गई, एक टीम जिसे उसने चुना था और कोच था। किसी भी स्तर पर विफलता, लेकिन उसे नष्ट कर दिया। विशेष रूप से कोचिंग में विफलता थी क्योंकि यह कोचिंग थी जिसने उसे अपनी पहचान दी, उसे विशेष बना दिया, उसे अलग कर दिया। एक नुकसान ने उसे असफल बना दिया, उसकी पहचान को समाप्त कर दिया। इसलिए जब वह आपका कोच था, जब आपकी जीत और हार ने उसे मापा था, तो वह निर्दयता से निर्णय ले रहा था। डेरिल थॉमस में फाइंस्टाइन कहते हैं, नाइट ने एक विशाल क्षमता के खिलाड़ी को देखा। थॉमस के पास ऐसे कोच थे जो $1 मिलियन के शरीर को बुलाते हैं। वह बड़ा और मजबूत था, लेकिन तेज भी था। वह अपने बाएं हाथ या दाहिने हाथ से गेंद को शूट कर सकता था। नाइट इस सोच के साथ नहीं रह सके कि थॉमस और उनके $1 मिलियन के शरीर टीम की सफलता नहीं ला रहे थे। आप जानते हैं कि आप डेरिल हैं। आप सबसे खराब %F पुसी हैं जिसे मैंने कभी स्कूल में बास्केटबॉल खेलते देखा है। अब तक की सबसे खराब %F पुसी। आपके पास यहां जितने खिलाड़ी हैं, उनमें 95% से अधिक गॉडम की क्षमता है, लेकिन आप सिर के ऊपर से लेकर आपके पैरों के नीचे तक एक %F पुसी हो। एक निरपेक्ष %F पुसी। यही मेरा 3 साल बाद आपका आकलन है। एक समान बिंदु बनाने के लिए नाइट ने एक बार एक टैम्पैक्स को एक खिलाड़ी के लॉकर में रखा। थॉमस एक संवेदनशील लड़का था। एक सहायक कोच ने यह सलाह दी थी, जब वह आपको एक गधा कह के बुला रहा है तो मत सुनो, लेकिन जब वह आपको बताने लगे कि आप गधे क्यों हैं तो सुनिए। इस तरह आप बेहतर हो जाएंगे। थॉमस उस सलाह का पालन नहीं कर सके। उसने सब कुछ सुना और
छेड़छाड़ के बाद वह बास्केटबॉल कोर्ट पर वहीं टूट गया। निर्णय की कुल्हाड़ी उन खिलाड़ियों पर नीचे आ गई जिनके पास एक गेम खोने की दुस्साहस था। अक्सर नाइट ने बाकी दलों के साथ दोषी दलों को घर वापस नहीं जाने दिया। वे अब सम्मानजनक इलाज के लायक नहीं थे। एक बार जब उनकी टीम एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट, लेकिन राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं, के सेमीफाइनल में पहुंची, तो उनसे एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पूछा गया कि उन्हें टीम के बारे में क्या पसंद है। मुझे अभी इस टीम के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, नाइट ने जवाब दिया। तथ्य यह है कि मुझे केवल इसे एक बार और खेलते हुए देखना है। कुछ खिलाड़ी इसे दूसरों से बेहतर बना सकते थे। स्टीव अल्फोर्ड, जो एक पेशेवर कैरियर के लिए गए थे, इंडियाना में स्पष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आए थे और समय के एक मजबूत विकास को बनाए रखने में सक्षम थे। वह नाइट के ज्ञान को सुनने और उपयोग करने में सक्षम था और अधिकांश भाग के लिए विद्रोहियों के अश्लील या अशिष्ट भागों की उपेक्षा करता था। लेकिन यहां तक कि वह बताता है कि कैसे टीम नाइट के निर्णयों के तहत टूट गई और कैसे वह खुद कुछ बिंदुओं पर व्यक्तिगत रूप से इतना दुखी हो गया कि उसने खेल के लिए अपना उत्साह खो दिया। माहौल जहरीला था। जब मैं अच्छा खेल रहा था तो मैं हमेशा उत्साहित रहता था, चाहे कोच कितना भी चिल्लाता हो। लेकिन अब उसका नकारात्मकता मेरे ही ऊपर ढेर हो गया था, मुझे डुबो रहा था। माँ और पिताजी चिंतित थे। वे खेल के प्यार को मुझसे बाहर जाते हुए देख सकते थे। पवित्र प्याला कोई गलती नहीं। अल्फोर्ड कहते हैं, कोच का पवित्र प्याला गलती मुक्त खेल था। ओह, हम जानते हैं कि कौन सी मानसिकता गलतियों को असहनीय बनाती है। और नाइट के विस्फोट पौराणिक थे। वह समय था जब उन्होंने अदालत में कुर्सी फेंकी। वह समय था जब उन्होंने अपने खिलाड़ी को उसकी जर्सी से कोर्ट से बाहर निकाला। वह समय था जब उसने अपने खिलाड़ी को गर्दन से पकड़ लिया था। उन्होंने अक्सर यह कहकर अपने व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश की कि वह टीम को मजबूती दे रहे हैं, उन्हें दबाव में खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। क्या कुर्सी एक शिक्षण अभ्यास था? क्या गला घोंटना शैक्षणिक था? उन्होंने अपने खिलाड़ियों को उनके लिए सम्मान के माध्यम से नहीं, बल्कि डराने धमकाने के माध्यम से प्रेरित किया। उन्हें उसके निर्णयों और विस्फोटों की आशंका थी। क्या यह काम किया? कभी कभी यह काम करता था। उनकी 3 चैंपियनशिप टीमें थीं। जॉन फिंस्टीन द्वारा वर्णित सीजन ऑन द कगार में टीम का आकार, अनुभव या त्वरितता नहीं थी, लेकिन वे दावेदार थे। नाइट के महान बास्केटबॉल ज्ञान और कोचिंग कौशल की बदौलत उन्होंने 21 गेम जीते। लेकिन दूसरी बार यह काम नहीं किया। व्यक्तिगत खिलाड़ी या टीम पूरी तरह टूट गई। कगार पर सीजन में वे सीजन के अंत में ढह गए। 1 साल पहले भी टीम नाइट के दबाव में ढह गई थी। इन वर्षों में कुछ खिलाड़ी नियमों को तोड़कर, जैसे कक्षाओं को काटना या ट्यूशन सत्र को छोड़ना, या पेशेवरों के लिए जल्दी जाना, जैसे इसाया थॉमस द्वारा भाग गए थे। एक विश्व दौरे पर खिलाड़ी अक्सर कल्पना में बैठते हैं कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए था अगर उन्होंने इंडियाना को चुनने की गलती नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि नाइट की अपने खिलाड़ियों की क्षमता के बारे में निश्चित मानसिकता थी। वह दृढ़ता से उनके विकास की क्षमता में विश्वास करता था। लेकिन उनकी अपनी और कोचिंग की क्षमता के बारे में एक निश्चित मानसिकता थी। टीम उनका उत्पाद थी और उन्हें हर बार अपनी क्षमता साबित करनी थी। उन्हें खेल हारने, गलतियां करने या किसी भी तरह से सवाल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह उनकी क्षमता को दर्शाता है। जब वे काम नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी प्रेरक रणनीतियों का विश्लेषण किया था। शायद डेरिल थॉमस को उपहास या अपमान से अलग एक और तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। हम इस जटिल आदमी को युवा खिलाड़ियों के संरक्षक के रूप में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके सबसे बड़े स्टार, इसाया थॉमस, नाइट के बारे में अपनी गहनता व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि कई बार जब मेरे पास बंदूक होती थी, तो मुझे लगता है कि मैंने उसे गोली मार दी होती। और ऐसे समय भी थे जब मैं अपनी बाहें उसके चारों ओर रखना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं अपने आप को एक अयोग्य सफलता नहीं मानूंगा अगर मेरे सबसे अच्छे छात्र ने मुझे गोली मारने पर विचार किया हो। ग्रोथ माइंडसेट कोच एक्शन में सभी सत्रों सीजन्स के लिए एक कोच। कोच जॉन वुडन ने खेलों में सबसे बड़ी चैंपियनशिप रिकॉर्ड का निर्माण किया। उन्होंने 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 और 1975 में एनसीएए चैंपियनशिप के लिए यूसीएलए बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया। उनकी टीम के अपराजित रहने के मौसम थे और एक बार 80-28 थी खेल जीतने वाली लकीर।
यह सब मुझे पता था। मुझे नहीं पता था कि जब वुडेन यूसीएलए में पहुंचे थे तो यह एक बास्केटबॉल राजवंश से बहुत दूर था। वास्तव में वह यूसीएलए में बिल्कुल काम नहीं करना चाहते थे। वह मिनेसोटा जाना चाहता था। यह व्यवस्था थी कि मिनेसोटा उसे एक निश्चित शाम को 6 बजे फोन करेगा कि वह उसे बताए कि उसके पास क्या काम है। उन्होंने यूसीएलए से कहा कि वह उन्हें 7 बजे बुलाए। कोई भी 6:30 या यहां तक कि 6:45 पर कॉल करता है, इसलिए जब यूसीएलए ने 7 पर कॉल किया तो उन्होंने हाँ कहा। मिनेसोटा से बुलावा आने पर जितनी जल्दी उसने फोन किया उससे ज्यादा जल्दी नहीं लगा। एक तूफान ने फोन लाइनों को गड़बड़ कर दिया था और 6 बजे के फोन कॉल को नौकरी के प्रस्ताव से रोका। यूसीएलए के पास सकल अपर्याप्त सुविधाएं थीं। अपने पहले 16 वर्षों के लिए वुडेन ने भीड़ भरे, अंधेरे और खराब हवादार जिम में अभ्यास किया, जिसे पसीना निकायों के वायुमंडलीय प्रभाव के कारण बियो बार्न के रूप में जाना जाता है। उसी जिम में बास्केटबॉल अभ्यास के साथ साथ अक्सर कुश्ती मैच, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण, ट्रम्पोलिन जंपिंग और चीयर लीडिंग वर्कआउट होते थे। खेलों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। पहले कुछ वर्षों के लिए उन्हें बियो बार्न का उपयोग करना पड़ा और फिर 14 वर्षों तक उन्हें स्कूलों और कस्बों से जिम उधार लेने वाले क्षेत्र में घूमना पड़ा। तब वहाँ खिलाड़ी थे। जब उसने उन्हें अपने पहले अभ्यास के माध्यम से रखा तो वह बिखर गया। वे इतने बुरे थे कि अगर उनके पास नौकरी से बाहर लौटने का एक सम्मानजनक तरीका होता तो वह लौट जाते। प्रेस ने अवधारणात्मक रूप से अपनी टीम को अपने डिवीजन में अंतिम स्थान पर पहुंचने के लिए चुना था, लेकिन वुडन काम पर चली गई और यह हंसने वाली टीम अंतिम नहीं थी। इसने विभाजन का खिताब जीता, जिसमें 22 जीत और सीजन के लिए 7 हारें थीं। अगले साल वे एनसीए प्लेऑफ में चले गए। उसने उन्हें क्या दिया? उन्होंने उन्हें बुनियादी कौशल में निरंतर प्रशिक्षण दिया, उन्होंने उन्हें कंडीशनिंग दी और उन्होंने उन्हें मानसिकता दी। वुडेन जटिल नहीं है। वह बुद्धिमान और दिलचस्प है, लेकिन जटिल नहीं है। वह सिर्फ एक सीधे आगे बढ़ने वाले मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो इस नियम से रहते हैं। आपको हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनने के लिए खुद को लागू करना होगा। अपने आप को समय की अवधि में हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के कार्य में लागू करना है। आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। उसने गलतीमुक्त खेल के लिए नहीं कहा। उन्होंने यह नहीं मांग की कि उनके खिलाड़ी कभी न हारें। उन्होंने उनसे पूरी तैयारी और पूरे प्रयास के लिए कहा। क्या मैं जीत गया? क्या मैं हार गया? वे गलत सवाल हैं। सही सवाल यह है, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? यदि ऐसा है तो वह कहता है, आप बहिष्कृत हो सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं हारेंगे। वह नरमी नहीं थी। वह समुद्र तट को बर्दाश्त नहीं करता था। यदि खिलाड़ी अभ्यास के दौरान तट पर थे तो उन्होंने रोशनी को बाहर कर दिया और कहा, हाँ सज्जनों, अभ्यास समाप्त हो गया है। उन्होंने उस दिन बेहतर बनने का अवसर खो दिया था। बराबर उपचार। डेले की तरह अपने शुरुआती कौशल की परवाह किए बिना वुडन ने अपने सभी खिलाड़ियों को समान समय और ध्यान दिया। उन्होंने बदले में सभी को सब कुछ दिया और खिल गए। यहाँ वुडन 2 नए खिलाड़ियों के बारे में बात कर रही है। जब वे यूसीएलए में पहुंचे, मैंने हर एक को यह देखने के लिए देखा कि उसके पास क्या है और फिर खुद से कहा, अगर वह वास्तविक योगदान दे सकता है तो वह हमारी टीम के लिए एक वास्तविक योगदान दे सकता है। फिर हमें बहुत घटिया होना चाहिए। हालांकि जो मैं नहीं देख पाया वो ये था कि ये लोग अंदर थे। दोनों ने संभवतः वे सब कुछ दिया जो वे संभवतः दे सकते थे और दोनों एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप टीम के शुरुआती केंद्र के रूप में शुरुआत करने वाले बन गए। वह सभी खिलाड़ियों का समान रूप से सम्मान करते थे। आप जानते हैं कि कुछ खिलाड़ियों के नंबर उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी महानता के लिए कैसे श्रद्धांजलि है। वुडन के कोच रहने के दौरान किसी भी खिलाड़ी का नंबर नहीं था, हालांकि उनके पास करीम अब्दुल जब्बार और बिल वाल्टन जैसे कुछ महान खिलाड़ी थे। बाद में जब उनकी संख्या सेवानिवृत्त हुई तो वह इसके खिलाफ थे। अन्य साथियों ने जो हमारी टीम में खेले थे उन नंबरों को भी पहना था। उन अन्य खिलाड़ियों में से कुछ ने मुझे अपने पास मौजूद हर चीज के करीब दिया जो उनके पास था। जर्सी और उस पर मौजूद नंबर कभी भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी के नहीं थे, चाहे वह कितने भी महान हो या कैसे न हो। बड़ा स्टार वह विशेष खिलाड़ी होता है। यह पूरी अवधारणा के खिलाफ होता है कि टीम क्या है। 1 मिनट रुकिए। वह गेम जीतने के व्यवसाय में था। क्या आपको अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ नहीं जाना है और दूसरे स्टिंगरों को कम देना है? ठीक है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को समान रूप से नहीं खेला, लेकिन उन्होंने सभी खिलाड़ियों को समान रूप से दिया।
उदाहरण के लिए, जब उन्होंने बिल वॉल्टन के रूप में उसी वर्ष एक अन्य खिलाड़ी को भर्ती किया, तो उन्होंने उन्हें बताया कि वह वॉल्टन के कारण वास्तविक खेलों में बहुत कम खेलेंगे। लेकिन उन्होंने उससे वादा किया, जब तक आप स्नातक नहीं हो जाते, आपको एक अनुबंध प्राप्त होगा। आप वह अच्छे होंगे। अपने तीसरे वर्ष तक, खिलाड़ी बिल वॉल्टन को दे रहा था जो वह अभ्यास में संभाल सकता था। और जब वह समर्थक बने, तो उनकी लीग में उन्हें वर्ष का बदमाश नामित किया गया था। खिलाड़ियों को जीवन के लिए तैयार करना। क्या वुडेन एक प्रतिभाशाली, एक जादूगर था जो औसत दर्जे के खिलाड़ियों को चैंपियन बनाने में सक्षम था? दरअसल, वह मानते हैं कि बास्केटबॉल की रणनीति और रणनीतियों के संदर्भ में वह काफी औसत था। वह वास्तव में अच्छा था जो अपने खिलाड़ियों का विश्लेषण और प्रेरणा दे रहा था। इन कौशलों से वह अपने खिलाड़ियों को सिर्फ बास्केटबॉल में ही नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को पूरा करने में मदद करने में सक्षम था, लेकिन जीवन में कुछ कुछ उसे जीतने वाले खेलों से भी अधिक फायदेमंद लगता था। क्या वुडेन के तरीके काम करते थे? 10 चैंपियनशिप खिताबों के अलावा, हमारे पास उनके खिलाड़ियों की गवाही है, जिनमें से कोई भी आग्नेयास्त्रों का संदर्भ नहीं देता है। बिल वॉल्टन, हॉल ऑफ फेमर है, बेशक, वह जो वास्तविक प्रतियोगिता हमें तैयार कर रहा था, वह जीवन था। उसने हमें ऐसे मूल्य और विशेषताएं सिखाईं, जिनसे न केवल हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, बल्कि अच्छे लोग भी बन सकते हैं। डेनी क्रुम, सफल कोच है, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा जीवन कैसा रहा होगा। कोच वुडन मेरे मार्गदर्शक प्रकाश नहीं थे। जैसे जैसे साल बीतते हैं, मैं उनकी और अधिक सराहना करता हूं और केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरा आधा प्रभाव हो। युवा लोगों के रूप में मैं उन पर कोच हूं। करीम अब्दुल जब्बार, हॉल ऑफ फेमर। कोच वुडन की बुद्धि का एक एथलीट के रूप में मुझ पर गहरा प्रभाव था, लेकिन एक इंसान के रूप में मुझ पर और भी अधिक प्रभाव था। वह जिम्मेदार है, भाग में, उस व्यक्ति के लिए जो मैं आज हूं। इस कहानी को सुनो। यह जीत का क्षण था। यूसीएलए ने अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन कोच वुडन फ्रेड स्लॉटर के बारे में चिंतित थे, जो एक खिलाड़ी था जिसने हर खेल की शुरुआत की थी और इस फाइनल चैंपियनशिप खेल तक एक शानदार वर्ष था। खेल अच्छा नहीं चल रहा था, और क्योंकि यह खराब और बदतर हो गया, वुडन ने महसूस किया कि एक बदलाव करना पड़ा है। इसलिए उसने फ्रेड को खींच लिया। प्रतिस्थापन खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया और वुडन ने उसे तब तक छोड़ दिया जब तक कि खेल वास्तव में जीत नहीं गया। जीत एक चरम क्षण था। न केवल उन्होंने ड्यूक को हराकर अपना पहला एनसीए खिताब जीता था, बल्कि उन्होंने 30 जीत और 0 हार के साथ सीजन समाप्त किया था। फिर भी फ्रेड के लिए वुडन की चिंता ने उसके उत्साह को कम कर दिया। जैसे ही वुडन प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर फ्रेड को खोजने गए, उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। फ्रेड उसका इंतजार कर रहा था। कोच, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें कि आप जानते हैं। आपको डग को वहां छोड़ना पड़ा क्योंकि वह इतना अच्छा खेलता था और मैं नहीं था। मैं सबसे खराब तरीके से खेलना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं, और यदि कोई है तो कहते हैं, मैं परेशान था। यह सच नहीं है। निराश? हाँ, लेकिन परेशान नहीं। और मैं डॉग के लिए बहुत खुश था। वहाँ कोच हैं, वुडन कहते हैं, जिन्होंने तानाशाह दृष्टिकोण के साथ चैंपियनशिप जीती है। उनमें से विंस लोम्बार्डी और बॉबी नाइट हैं। मेरे पास एक अलग दर्शन था। मेरे लिए चिंता, करुणा और विचार हमेशा सर्वोच्च आदेश की प्राथमिकताएं थीं। फ्रेड स्लॉटर की कहानी को फिर से पढ़ें और आप मुझे बताएं कि क्या उन्हीं परिस्थितियों में कोच नाइट डेरिल थॉमस को सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े होंगे, और क्या नाइट ने थॉमस को निराशा के क्षण में अपने गौरव, गरिमा और उदारता को खोजने के लिए नीचे पहुंचने की अनुमति दी होगी? कौन सा दुश्मन है, यह सफलता या असफलता? पैट समिट टेनेसी महिला बास्केटबॉल टीम लेडी वोल्स के कोच हैं। वह उन्हें 6 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोचिंग दे चुकी हैं। वह वुडेन के दार्शनिक रवैये के साथ खेल में नहीं आई, लेकिन अपने रुख में पहले से अधिक नाइट की तरह थी। हर बार टीम हार गई, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकी। उसने इसे जीना जारी रखा, इसे मौत के घाट उतार दिया और खुद को और इसके साथ टीम को यातना दी। फिर उसने हारने के साथ एक प्रेम घृणा संबंध में स्नातक किया। भावनात्मक रूप से यह अभी भी उसे बीमार महसूस कराता है, लेकिन वह जो करती है उससे प्यार करती है। यह हर किसी को, खिलाड़ियों और कोचों को और अधिक पूर्ण खेल विकसित करने के लिए मजबूर करता है। यह सफलता ही है जो दुश्मन बन गई है। वुडेन इसे सफलता से संक्रमित कहते हैं। चैंपियंस लॉस एंजल्स लेकर्स टीम के पूर्व कोच पैट रिले ने इसे मुझे का रोग कहा। क्या आप सफलता हैं और अनुशासन और उस कार्य को चकित कर रहे हैं जो आपको मिला था? समिट बताती है,
सफलता आपको आलसी बनाती है। यह हमारे लिए सबसे महत्वाकांक्षी है जो शालीन और मैला है। जैसा कि समिट ने कहा, टेनेसी ने 5 NCAA चैंपियनशिप जीती थीं, लेकिन केवल एक बार जब वे जीतने के पक्षधर थे। हर दूसरे मौके पर हम परेशान थे। हमने 4 या 5 खिताब खो दिए हैं जिन्हें जीतने की भविष्यवाणी की गई थी। 1996 की चैंपियनशिप के बाद टीम बहुत खुश थी। पुराने खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियन थे और नए खिलाड़ियों को केवल टेनेसी में होने से जीत की उम्मीद थी। यह एक आपदा थी। वे हारने लगे और बुरी तरह हारने लगे। 15 दिसंबर को उन्हें स्टैनफोर्ड ने अपने ही घर की अदालत में कुचल दिया। कुछ खेलों के बाद उन्हें फिर से कुचल दिया गया। अब उन्हें 5 नुकसान हुए और सभी ने उन्हें छोड़ दिया। नॉर्थ कैरोलिना के कोच, जो कंफर्ट समिट के लिए मायने रखते हैं, ने उनसे कहा, ठीक है, बस अगले साल वहां चलेंगे। HBO टेनेसी में एक वृत्तचित्र बनाने के लिए आए थे, लेकिन अब निर्माता दूसरी टीम की तलाश में थे। यहां तक कि उसके सहायक सोच रहे थे कि वे इसे मार्च चैंपियनशिप प्लेऑफ में नहीं बनाएंगे। इसलिए अगले गेम से पहले समिट ने टीम के साथ 5 घंटे तक मुलाकात की। उस रात उन्होंने ओल्ड डोमिनियन खेला, जो देश की दूसरी रैंक की टीम थी। उस सीजन में पहली बार उन्होंने सब दिया, लेकिन वे फिर से हार गए। यह विनाशकारी था। उन्होंने निवेश किया था, इसके लिए गए थे और अभी भी हार गए। कुछ इतनी मेहनत कर रहे थे, वे बोल नहीं सकते थे या सांस भी नहीं ले सकते थे। अपने सिर उठाओ, समिट ने उन्हें बताया। यदि आप हर समय इस तरह का प्रयास करते हैं, यदि आप इस तरह से लड़ते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, हम मार्च में वहां पहुंचेंगे। 2 महीने बाद वे राष्ट्रीय चैंपियन थे। निष्कर्ष, सफलता से सावधान रहें। यह आपको एक निश्चित मानसिकता में दस्तक दे सकता है, मैं जीत गया क्योंकि मेरे पास प्रतिभा है, इसलिए मैं जीतता रहूंगा। सफलता एक टीम को संक्रमित कर सकती है या किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। बेसबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक एलेक्स रोड्रिगेज सफलता से संक्रमित नहीं है। आप कभी भी एक ही नहीं रहते हैं, वह कहते हैं, आप या तो एक ही रास्ते पर जाते हैं या दूसरे। हमारी विरासत, माता पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में हमें लोगों के जीवन का दायित्व सौंपा जाता है। वे हमारी जिम्मेदारी और हमारी विरासत हैं। अब हम जानते हैं कि विकास मानसिकता की हमारे मिशन को पूरा करने में और उनकी क्षमता को पूरा करने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी मानसिकता बढ़ाए। माता पिता से बच्चे तक हर शब्द और कार्रवाई एक संदेश भेजती है। कल आप अपने बच्चों को जो कहते हैं उसे सुनें और आपके द्वारा भेजे जा रहे संदेशों को ट्यून करें। क्या ये वे संदेश हैं जो कहते हैं, आपके पास स्थायी लक्षण हैं और मैं उन्हें जज कर रहा हूं? या क्या ये वे संदेश हैं जो कहते हैं कि आप एक विकासशील व्यक्ति हैं और मुझे आपके विकास में दिलचस्पी है? आप प्रशंसा का उपयोग कैसे करते हैं? याद रखें कि बच्चों की बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की प्रशंसा करना, जैसा कि वह है, को लुभाना एक निश्चित मानसिकता वाला संदेश भेजता है। यह उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को अधिक नाजुक बनाता है। इसके बजाय वे उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं, उनकी रणनीति, प्रयास या विकल्प। अपने बच्चों के साथ बातचीत में प्रक्रिया की प्रशंसा करने का अभ्यास करें। जब आपका बच्चा गड़बड़ करे तो उसे ध्यान से देखें और सुनें। याद रखें कि रचनात्मक आलोचना प्रतिक्रिया है जो बच्चे को यह समझने में मदद करती है कि कुछ को कैसे ठीक किया जाए। यह प्रतिक्रिया नहीं है कि लेबल या बस बच्चे को बहाना है। प्रत्येक दिन के अंत में रचनात्मक आलोचना और प्रक्रिया की प्रशंसा लिखिए जो आपने अपने बच्चों को दी है। माता-पिता अक्सर लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि उनके बच्चे किस दिशा में काम कर सकते हैं। याद रखें कि जन्मजात प्रतिभा होना लक्ष्य नहीं है, कौशल और ज्ञान का विस्तार करना लक्ष्य है। अपने बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान दें। यदि आप एक शिक्षक हैं, तो याद रखें कि छात्रों के आत्मसम्मान को कम करना मानकों को नहीं बढ़ाता है, लेकिन न तो छात्रों तक पहुंचने के तरीके दिए बिना मानकों को बढ़ाता है। विकास की मानसिकता आपको उच्च मानकों को निर्धारित करने और छात्रों को उन तक पहुंचने का एक तरीका देती है। विकास के ढांचे में विषयों को प्रस्तुत करने का प्रयास करें और छात्रों को प्रतिक्रिया दें। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा कि क्या होता है। क्या आप अपने धीमे छात्रों को ऐसे बच्चे मानते हैं जो कभी अच्छा नहीं सीख पाएंगे? क्या वे खुद को स्थायी रूप से मूर्ख समझते हैं? इसके बजाय यह पता लगाने की कोशिश करें कि वे क्या नहीं समझते हैं और उनके पास क्या सीखने की रणनीति नहीं है। याद रखें कि महान शिक्षक प्रतिभा और बुद्धि के विकास में विश्वास करते हैं
और सीखने की प्रक्रिया से मोहित होते हैं। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट कोच हैं? क्या आप अपने रिकॉर्ड और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सबसे पहले सोचते हैं? क्या आप गलतियों के प्रति असहिष्णु हैं? क्या आप फैसले के बावजूद अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं? यह वही हो सकता है जो आपके एथलीटों को पकड़ रहा है। विकास की मानसिकता पर प्रयास करें। गलती मुक्त खेल के लिए पूछने के बजाय पूर्ण प्रतिबद्धता और पूर्ण प्रयास के लिए पूछें। खिलाड़ियों को जज करने के बजाय उन्हें सम्मान और कोचिंग दें जो उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। माता-पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में हमारा मिशन लोगों की क्षमता का विकास कर रहा है। आइए विकास की मानसिकता के सभी पाठों का उपयोग करें और इसके अलावा हम जो कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।